Collection of data. Chapter number 2, collection of data. अरे हो गया, बस भाई बहन सब बाद में करेंगे, अपन अभी पढ़ लेते हैं। चैप्टर नंबर 2 हेडिंग डालना है, कलेक्शन ऑफ डाटा। नहीं, ये 2 ही दिन में ख़त्म हो जाएगा, बहुत छोटा चैप्टर है। कलेक्शन ऑफ डाटा, ठीक है। इसके अंदर लिखो क्या क्या कवर करना है। 5 ही टॉपिक है चैप्टर में। नहीं, छोटा चैप्टर है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं एकदम उड़ते हुए पढ़ना है। स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी, क्या बोलेंगे, स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी, फिर इम्पोर्टेंट टर्म्स, सोर्सेज ऑफ डाटा, स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी, इम्पोर्टेंट टर्म्स, सोर्सेज ऑफ डाटा, फिर एक्सटर्नल सोर्स ऑफ डाटा, और लास्ट टॉपिक है प्रिकॉशंस फॉर सेकेंडरी डाटा। इसमें से इंपॉर्टेंट ये 4th वाला टॉपिक है और 5th वाला टॉपिक है। स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी, इंपॉर्टेंट टर्म्स, सोर्स ऑफ डाटा, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ डाटा और प्रिकॉशंस फॉर सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा यूज़ करोगे तो किन किन बातों का ध्यान देना है। तो इसमें 4th और 5th टॉपिक इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी, इम्पॉर्टेंट टर्म्स, सोर्सेज ऑफ डाटा, एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ डाटा, और लास्ट है प्रिकॉशंस फॉर सेकेंडरी डाटा। प्रिकॉशंस फॉर सेकेंडरी डाटा। अब सबसे पहला हेडिंग डालो। सबसे पहला हेडिंग स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी, फर्स्ट हेडिंग। अरे हो गया, बस बस अटेंडेंस डालना था और आगे बढ़ना था। स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी। स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी का क्या मतलब होता है? जब हम जांच पड़ताल करने जाते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं, जैसे नगर पालिका से लोग आते हैं, वो पूछते हैं कि घर में कितने मेंबर्स हैं, कौन कौन क्या क्या काम करता है, वो उसी को बोला जाता है स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी। जब भी कुछ इन्वेस्टिगेशन बैठाया जा रहा है और कोई एक एजेंसी वो इन्वेस्टिगेशन को कर रहा है, उसी को बोला जाता है स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी। लिखो इसके अंदर, इट मीन्स एन इन्वेस्टिगेशन, इट मीन्स एन इन्वेस्टिगेशन on a topic, it means an investigation on a topic by any agency, it means an investigation, एक जांच पड़ताल किया जा रहा है। कोई भी टॉपिक में हो सकता है, कितने बच्चे हैं वो टॉपिक का जांच पड़ताल हो सकता है, क्या क्या काम करते हैं उसका जांच पड़ताल हो सकता है, कितने लोग रहते हैं एक लोकेलिटी में उसका जांच पड़ताल हो सकता है। तो कोई भी एक पर्टिकुलर टॉपिक में एक जांच पड़ताल होता है। कौन करता है? एक एजेंसी करता है। अपने बच्चे लिए मान लो नगर पालिका करवाता है। वेयर इन रेलेवेंट क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड, वेयर इन रेलेवेंट क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड, मतलब जिनको नंबर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है वो डाटा रिकॉर्ड होता है, कलेक्ट किया जाता है। मान लो एक घर में 5 लोग रह रहे हैं, एक घर में 6 लोग रह रहे हैं, तो एक क्वांटिटेटिव डाटा है, तो क्वांटिटेटिव डाटा को रिकॉर्ड कर देते हैं, उसी को बोलते हैं स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी। ठीक है, ये हो गया। अब अगला, फर्स्ट हेडिंग कंप्लीट है। सेकेंड हेडिंग लिखो, इम्पोर्टेंट टर्म्स। सेकेंड हेडिंग इम्पोर्टेंट टर्म्स। इम्पोर्टेंट टर्म्स, उसके नीचे ये वाला बनाओ। मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब केंद्र सरकार। अपने इंडिया में केंद्र सरकार भाजपा का है, तो केंद्र सरकार को कुछ इन्वेस्टिगेशन करना है, ये पता लगाना है कि कंट्री में कितना जनसंख्या है, कितना पॉपुलेशन है। तो वो क्या करेगा? अपने अंडर एक इन्वेस्टिगेटर को हायर करेगा। एक इन्वेस्टिगेटर को हायर किया जाता है।
और ये इन्वेस्टिगेटर का काम क्या होता है? टू कलेक्ट डाटा, ड्यूटी टू कलेक्ट डाटा, डाटा कलेक्ट करने का ये लोग काम करते हैं, ठीक है। अब इन्वेस्टिगेटर बताओ, एक पूरा कंट्री का काम एक अकेले इंसान को देंगे, क्या ये कर पाएगा? बोलो, पूरे कंट्री में जितने लोग रह रहे हैं पता लगाना है, क्या एक अकेला आदमी ये सब कर लेगा? नहीं, तो इसको लोगों का हेल्प का ज़रूरत पड़ता है। तो ये अपने अंडर कुछ लोगों को रखता है। जैसे मान लो बचेली में एक जन काम कर रहे हैं, किरंदुल में एक जन लगे हुए हैं, दंतेवाड़ा में एक जन लगे हुए हैं, जगदलपुर में एक जन लगे हुए हैं। तो जो लोग उसका हेल्प करते हैं उनको बोला जाता है एन्यूमरेटर। ये बनाना है ना, एन्यूमरेटर। एन्यूमरेटर क्या करते हैं? हेल्प करते हैं इन्वेस्टिगेटर का। फिर ये वो लोग होते हैं जो हमारे घर में आके पूछते हैं कि परिवार में कितने सदस्य हैं, कौन से सदस्य क्या काम कर रहा है, कितने लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कितने लोग जॉब कर रहे हैं। तो इन लोगों बातचीत करते हैं। और इन लोग जिस बंदे से बातचीत कर रहे हैं, मान लो घर में आके पापा या मम्मी से बातचीत कर रहे हैं, तो पापा या मम्मी को बोला जाएगा रिस्पोंडेंट, जो उनका सवाल को रिस्पॉन्स कर रहे हैं, रिस्पोंडेंट। तो ऐसा पूरा फ्लो चलता है। सबसे पहले ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट को मान लो कुछ डाटा कलेक्ट करना है, तो वो अपने अंडर एक इन्वेस्टिगेटर बनाएगा। इन्वेस्टिगेटर का क्या होगा? ड्यूटी डाटा कलेक्ट करे। एक अकेला बंदे से सब तो नहीं होगा, तो वो अपने अंडर एजेंट को हायर करेगा। एक को बचेली में भेजेगा, एक को दंतेवाड़ा, एक को जगदलपुर, एक को किरंदुल, ऐसा अलग अलग। तो जिनको भेजा जाता है उनको बोलते हैं एन्यूमरेटर। और उन लोग हमारे घर में आके सवाल जवाब करते हैं। तो जिनसे भी उन लोग सवाल जवाब कर रहे हैं हमारे घर के फैमिली मेम्बर्स से, तो उन फैमिली मेम्बर्स को बोलेंगे रिस्पोंडेंट, क्योंकि उन लोग रिस्पॉन्स कर रहे हैं। और ये जो पूरा प्रक्रिया है इसको बोला जाता है सर्वे। सर्वे करने आए हैं तो उनको सारा डाटा बताना है, ऐसा बोला जाता है। तो इसके अंदर फर्स्ट टर्म पढ़े इन्वेस्टिगेटर, दूसरा टर्म पढ़े एन्यूमरेटर, तीसरा टर्म पढ़े रिस्पोंडेंट। और ये पूरा जो प्रक्रिया होता है इसको बोला जाता है सर्वे। एन्यूमरेटर किसका हेल्प करते हैं? रिस्पोंडेंट का हेल्प करते हैं या इन्वेस्टिगेटर का हेल्प करते हैं? इन्वेस्टिगेटर, क्योंकि इन्वेस्टिगेटर से अकेले सारा काम नहीं होगा, तो उसका हेल्प करने के लिए वो अपने एजेंट को हायर करता है, एजेंट बनाता है अलग अलग लोकेलिटी का। तो एक है इन्वेस्टिगेटर जिसको ड्यूटी दिया गया था, उसका हेल्प करने के लिए जो लोग हैं वो एन्यूमरेटर, और उन लोग जिससे हमारे घर में आके सवाल जवाब कर रहे हैं उनको बोलते हैं रिस्पोंडेंट। और ये पूरा प्रक्रिया को बोला जाता है सर्वे। अब लिख लो इसका मीनिंग। सबसे पहले इन्वेस्टिगेटर, इन्वेस्टिगेटर the person who conducts statistical inquiry, the person who conducts statistical inquiry is known as investigator. The person who conducts statistical inquiry is known as investigator. इनको investigator बोला जाता है। The person who conducts statistical inquiry is known as investigator. अगला सेकेंड एन्यूमरेटर। ये वो लोग होते हैं जो हेल्प करते हैं इन्वेस्टिगेटर का। एन्यूमरेटर, द इन्वेस्टिगेटर नीड्स द हेल्प ऑफ सर्टेन पर्सन, द इन्वेस्टिगेटर नीड्स द हेल्प ऑफ सर्टेन पर्सन टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन नोन एज एन्यूमरेटर। क्योंकि अकेला इन्वेस्टिगेटर से इतना बड़ा काम नहीं हो पाएगा, तो वो कुछ लोगों का हेल्प लेता है। जिनका हेल्प लेता है उन्हीं को बोला जाता है एन्यूमरेटर। सबसे ऊपर इन्वेस्टिगेटर, उसके नीचे एन्यूमरेटर। और एन्यूमरेटर जिससे सवाल जवाब पूछते हैं उनको क्या बोलते हैं? रिस्पोंडेंट, क्योंकि उन लोग रिस्पॉन्स करने का काम कर रहे हैं। तो थर्ड लिखो रिस्पोंडेंट। द पर्सन फ्रॉम whom the statistical information is collected are known as respondent. The person from whom the statistical information is collected are known as respondent. एन्यूमरेटर जिनसे आके बातचीत करते हैं हमारे घर में और डाटा कलेक्ट करके ले जाते हैं उनको बोलते हैं रिस्पोंडेंट। और लास्ट लिख लो सर्वे। ये पूरा जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसको सर्वे बोला जाता है। इट इज़ अ मेथड ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम इंडिविजुअल। इट इज़ अ मेथड ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम इंडिविजुअल।
बस ये इंपॉर्टेंट टर्म्स इसमें। इसको पहले क्यों पढ़ें, क्योंकि आगे चैप्टर में बहुत जगह इनका रेफरेंस आएगा। कहीं इन्वेस्टिगेटर लिखा हुआ रहेगा, कहीं एन्यूमरेटर लिखा हुआ रहेगा, कहीं रिस्पोंडेंट लिखा हुआ रहेगा। तो बार बार वहाँ ना पढ़ के एक बार में पहले क्लियर होना है। इन्वेस्टिगेटर मतलब वो बंदे जिसको ड्यूटी दिया गया है, उसका हेल्प करने के लिए जो लोग लग रहे हैं उनको एन्यूमरेटर बोलते हैं, और वो लोग जिससे आके बातचीत कर रहे हैं, रिस्पॉन्स ले रहे हैं, उनको रिस्पोंडेंट बोला जाता है। तो आगे चैप्टर में ये सब आएगा वर्ड। सर्वे, इट इज़ अ मेथड ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम इंडिविजुअल। क्या ये चार टर्म क्लियर है सबको? सबसे ऊपर इन्वेस्टिगेटर, उसके नीचे एन्यूमरेटर, फिर जिनसे बातचीत कर रहे हैं वो रिस्पोंडेंट, और ये पूरा प्रक्रिया को बोला जाएगा सर्वे। अब अगले टॉपिक पे आते हैं। हेडिंग डालो, बचा है थोड़ा, जल्दी जल्दी। It is a method of gathering information from individual. इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना, उस प्रक्रिया को सर्वे बोला जाएगा। जिससे वो इन्फॉर्मेशन लिया जा रहा है उसको रिस्पोंडेंट, जो वो इन्फॉर्मेशन ले रहा है वो एन्यूमरेटर, और एन्यूमरेटर के ऊपर इन्वेस्टिगेटर। ठीक है, अब अगला हेडिंग डालो, सोर्सेज ऑफ डाटा। सोर्सेज ऑफ डाटा, ये अपना थर्ड हेडिंग है। सोर्सेज ऑफ डाटा, इसके दो ब्रांचेस बनाओ। एक होता है इंटरनल सोर्स और एक होता है एक्सटर्नल सोर्स। ऐसे दो एरो बनाओ सोर्सेज ऑफ डाटा में, एक इंटरनल सोर्स और एक एक्सटर्नल सोर्स। नाम से समझ आना चाहिए, इंटरनल मतलब ये कंपनी के अंदर ही ये डाटा मिल जा रहा है, हम इसके लिए कहीं बाहर नहीं जा रहे हैं। और दूसरा होता है एक्सटर्नल सोर्स, मतलब हम बाहर जाके पूछताछ वगैरह कर रहे हैं, बाहर का डाटा हम कलेक्ट कर रहे हैं। तो एक है इंटरनल सोर्स, एक है एक्सटर्नल सोर्स। इंटरनल सोर्स और एक्सटर्नल, इंटरनल के नीचे लिखो इसका मीनिंग। इन एन ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनल जहाँ लिखे हो ना उसके नीचे मीनिंग लिखो। In an organization, when the data is collected, in an organization, when the data is collected from its report and records, from its report and records, it is known as internal source of data. मतलब इन शॉर्ट किसी संस्था के अंदर ही उनके रिपोर्ट, उनके रिकॉर्ड, उसमें वो डाटा मिल जा रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल सोर्स। एग्जाम्पल लिख लो, प्रॉफिट एंड लॉस, कॉमा टोटल सेल्स, कॉमा लोन्स, कॉमा वेजेस एक्सेट्रा। ये कंपनी के अंदर ही मिल जाता है, कंपनी कितना प्रॉफिट कमाया है या कितना लॉस में है, कंपनी का टोटल इस साल टर्नओवर या सेल्स कितना हुआ है, कंपनी कितनों से लोन लेके रखा है, कंपनी वेजेस कितना पे करता है, ये सब कंपनी के अंदर ही मिल जाता है। तो इसको बोलते हैं इंटरनल सोर्स। इसके लिए हम कहीं बाहर नहीं जा रहे हैं, कंपनी के रिपोर्ट रिकॉर्ड्स के अंदर मिल जा रहा है। और दूसरे तरफ एक्सटर्नल सोर्स में लिखो, इट रेफर्स टू द डाटा कलेक्टेड फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। इट रेफर्स टू द डाटा कलेक्टेड आउटसाइड फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनल मतलब कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही डाटा मिल जा रहा है, जैसे उनका प्रॉफिट लॉस हो गया, टोटल सेल हो गया, लोन हो गया, वेजेस हो गया, एक्सेट्रा। एक्सटर्नल सोर्स मतलब हम डाटा कलेक्ट करने के लिए बाहर जा रहे हैं। एक्सटर्नल सोर्स, इट रेफर्स टू द डाटा कलेक्टेड फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। एग्जाम में कभी भी इंटरनल नहीं पूछता है, क्योंकि इंटरनल का टॉपिक यहीं ख़त्म हो गया। आगे कहीं भी चैप्टर में इंटरनल का और रेफरेंस है ही नहीं। आगे पूरा जो चैप्टर कवर करता है वो एक्सटर्नल सोर्स को कवर करता है। इंटरनल में कोई झंझट ही नहीं ना, कंपनी के अंदर देखे, उनके रिपोर्ट रिकॉर्ड को चेक किया और उसके अंदर सारा डाटा मिल गया, उसके लिए कोई मेहनत ही नहीं कर रहे हैं। एक्सटर्नल में एक्चुअल मेहनत किया जाता है। तो एक्सटर्नल सोर्सेज रेफर्स टू द डाटा कलेक्टेड फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे अपना थर्ड टॉपिक भी कंप्लीट बचा है।
लिख लो इसको। अभी फोर्थ टॉपिक से मेन चालू होगा, अभी तक बस इंट्रोडक्शन ही चल रहा था थर्ड टॉपिक तक। एक्सटर्नल सोर्स रेफर्स टू द डाटा कलेक्टेड फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। कंपनी के अंदर या ऑर्गेनाइजेशन संस्था के अंदर से डाटा कलेक्ट कर रहे हैं तो इंटरनल, कंपनी के बाहर गए डाटा कलेक्ट करने हैं तो एक्सटर्नल। एक्सटर्नल सोर्स इट रेफर्स टू द डाटा कलेक्टेड फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। हो गया लिखना, ठीक है। अब फोर्थ हेडिंग पे आते हैं। हेडिंग डालो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ डाटा। एक्सटर्नल सोर्स ऑफ डाटा, ये फोर्थ टॉपिक याद हो तो मैं फोर्थ और फिफ्थ को इंपॉर्टेंट मार्क कराया था क्योंकि उसी में ही कंटेंट है, बाकी कुछ टॉपिक ऐसा है ही नहीं जिसको अलग से याद करना पड़े। एक्सटर्नल सोर्स ऑफ डाटा, इसके भी ऐसे दो ब्रांचेस बनाओ। एक्सटर्नल सोर्स ऑफ डाटा दो ब्रांचेस, एक प्राइमरी डाटा और एक सेकेंडरी डाटा। फोर्थ टॉपिक है एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ डाटा, तो इसके दो ब्रांचेस, एक प्राइमरी डाटा और एक सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा और एक सेकेंडरी डाटा। अब फर्स्ट हेडिंग डालो प्राइमरी डाटा क्या होता है। किसी को आइडिया है प्राइमरी डाटा? कुछ हल्का सा आइडिया, अभी क्लास में हुआ है, स्कूल में हुआ मतलब। हाँ, हम खुद से जाके डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। जैसे मान लो कोई ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया तो हमारे रिपोर्टर्स मन वहाँ गए हैं और ट्रेन में जाके देख रहे हैं कितने लोग मर गए, कितने लोग बचे हैं, उनके घर वाले से बात कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं प्राइमरी डाटा। और दूसरा ऑप्शन है मैं वहाँ जाके नहीं किया, मैं गूगल में सर्च किया ट्रेन में कितने लोग मर गए, उससे मेरे को गूगल से इन्फॉर्मेशन मिला, उसको बोलते हैं सेकेंडरी डाटा। हम जब खुद वहाँ कलेक्ट करने जा रहे हैं तो वो प्राइमरी डाटा, पहला हम लोग फर्स्ट पर्सन है वहाँ जाके डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, और ऑलरेडी पब्लिश्ड वाला डाटा को चेक कर रहे हैं तो सेकेंडरी डाटा। बताओ दोनों में से ज़्यादा ट्रस्टवर्दी कौन सा होगा? प्राइमरी डाटा, क्योंकि हम एक एक चीज़ को खुद जाके वहाँ चेक कर रहे हैं, सही है नहीं है एनालाइज कर रहे हैं। सेकेंडरी डाटा तो क्या बताओ दूसरा पर्सन का क्या ऑब्जेक्टिव था, वो सही मेथड लगाया कि नहीं लगाया, कुछ चीज़ छुपा तो नहीं दिया, तो ऐसा बहुत कुछ प्रॉब्लम रहता है। तो लिखो पहला पॉइंट प्राइमरी डाटा, जिसको हम पहली बार खुद कलेक्ट करते हैं। प्राइमरी डाटा, इसके अंदर लिखो इट इज़ द डाटा, it is the data which is originally collected by an investigator. It is the data which is originally collected by an investigator for the first time for some specific purpose. इसको पहली बार कलेक्ट किया जाता है कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक पर्पस के लिए। जैसे जब हमारे कंट्री में जनगणना कैलकुलेट करना रहता है पॉपुलेशन, तो घर घर में आते हैं नगर पालिका के लोग, तो उन लोग क्या डाटा ले रहे हैं? प्राइमरी डाटा। उन लोग गूगल में सर्च नहीं कर लेते हैं बचेली में कितने लोग रह रहे हैं, उन लोग एक एक के घर में जाते हैं और डाटा कलेक्ट करके लाते हैं कितने कितने मेंबर्स हैं, तो उनको बोला जाता है प्राइमरी डाटा, कि वो फर्स्ट टाइम कलेक्ट किया गया और कोई स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए। इट इज़ द डाटा विच इज़ ओरिजिनली कलेक्टेड बाई एन इन्वेस्टिगेटर फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर सम स्पेसिफिक पर्पज़। एग्जाम्पल लिखो पॉपुलेशन सेंसस, पॉपुलेशन ये एग्जाम्पल है, जनगणना, जनगणना को ही सेंसस बोला जाता है। पॉपुलेशन सेंसस कंडक्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हमारा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो पॉपुलेशन नापते रहता है, कितने साल में चेक करता है पॉपुलेशन? 11, हर 11 साल में, हर 10 साल में, हर 10 साल में एक बार चेक करता है। लोग को 11 क्यों लगता है? क्योंकि सबसे पहली बार जो जनगणना हुआ था वो 1881 में हुआ था, उसके बाद अगला जो जनगणना हुआ था वो 19 कब होगा? 1891, ऐसे करके हर 10-10 साल में होता है, लेकिन वो यहाँ 1-1 लिखा रहता है तो लोग को लगता है कि 11-11 साल हुआ। अभी बताओ लास्ट जनगणना कब हुआ था? ऐसे अगर 1881 में हुआ, फिर अगला 1891 में हुआ, ऐसे करके हर 10 साल में हो रहा है, तो लास्ट जनगणना कब हुआ होगा? 2021 होने का था बट कोरोना चल रहा, 2021 में होने का था बट कोरोना चल रहा था करके नहीं हो पाया। फिर उसके बाद 2024 में बोला गया कि जो पॉलिटिकल पार्टी, प्रधानमंत्री का इलेक्शन था, नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, तो कौन जीतेगा, जो भी जीतेगा वो सेंसस कंडक्ट करवाएगा। फिर बीजेपी सरकार जीत गया, फिर ये सब पॉलिसी वगैरह बनाने में थोड़ा लेट हो गया, तो अभी 2026 में सेंसस चालू हुआ है। होना था 2021 में, लेकिन तब कोरोना की वजह से नहीं हो पाया। फिर उसके बाद पॉलिटिकल कौन जीतेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, उसके बाद अब फाइनली 2026 में जनगणना हो रहा है। तो ऐसा है हर 10 साल में। अभी अगला जनगणना जो होगा वो 2031 में होगा,
फिर अगला जनगणना 2041 में होगा। ऐसा हर 10 साल में 10 साल में चलता रहता है। और सबसे पहला जनगणना कब हुआ था? 1881। और लास्ट जनगणना अगर 2021 में नहीं हुआ होगा, क्योंकि होने का था लेकिन नहीं हुआ, तो उससे पहले कब हुआ होगा? 2011। तो अभी जितना भी रिकॉर्ड बनाया जाता है ना एनसीईआरटी के अंदर, जो भी लिखा हुआ रहता है 2011 का ही है, क्योंकि 2011 के बाद हम कभी चेक ही नहीं करें। तो इसी वजह से अभी जितना भी डाटा हमारे पास है वो सब 2011 का है। एग्जाम्पल लिखो, पॉपुलेशन सेंसस कंडक्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लिख लिए एग्जाम्पल। अब नोट करके लिखो, नीचे नोट। फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस was conducted on, कब हुआ था फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस? 1881। ये सब एमसीक्यू में पूछ सकता है, पूछ क्या सकता है, बुक में ही दिया हुआ है एमसीक्यू में, तो उसको पढ़ना ही पड़ेगा। 1881। और हर कितने साल में जनगणना होता है? 10 साल में। इन एवरी 10 ईयर्स census is conducted। फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस 1881 को हुआ था और हर 10 साल में सेंसस कंडक्ट करवाया जाता है। लास्ट सेंसस होना तो 2021 में था, नहीं हो पाया, तो अभी जितना भी हमारे पास डाटा है वो 2011 का है। इन एवरी 10 ईयर्स सेंसस इज कंडक्टेड। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्राइमरी डाटा। प्राइमरी डाटा मतलब हम खुद जाके पहली बार उस डाटा को कलेक्ट कर रहे हैं कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए। अगला सेकेंड हेडिंग डालो, सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा, सेकेंडरी डाटा में हम खुद नहीं जा रहे हैं वो ट्रेन के एक्सीडेंट में कितने लोग मर गए वो देखने, हम बस गूगल में सर्च कर ले रहे हैं कि कितने लोग ट्रेन के हादसा में डेथ हो गया, तो उससे जो डाटा मिला उसको लिख लिए। अच्छा, दोनों में पैसा किस में ज़्यादा लगेगा, प्राइमरी या सेकेंडरी? प्राइमरी में। प्राइमरी में गूगल में सर्च करने में क्या 2-3 MB लगेगा, ख़त्म। उससे ज़्यादा तुम लोग सर्च कर लेते हो। तो यहाँ पे क्या, एक प्राइमरी डाटा और एक सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा को कैलकुलेट करने में, कलेक्ट करने में बहुत पैसा लगता है, क्योंकि मान लो कहीं अगर हादसा उड़ीसा में हुआ है या मान लो कहीं वो दिल्ली साइड हुआ है, तो हमें छत्तीसगढ़ से दिल्ली तक जाना पड़ेगा, जाना, खाना, रहना, फिर वो डाटा कलेक्ट करना, उसको सैलरी देना जिसको भी भेजें, तो ये बहुत खर्चा है। जबकि सेकेंडरी डाटा की बात करें तो गूगल में सर्च करो, जो डाटा मिला उसको लिख लो, बस ये ओरिजिनलिटी खो देता है। लिखो सेकेंडरी डाटा क्या है। द डाटा विच इज़ नॉट डायरेक्टली कलेक्टेड, the data which is not directly collected but rather obtained from published or unpublished source। the data is not directly collected मतलब हम खुद जाके नहीं कलेक्ट कर रहे हैं, rather obtained from published, published मतलब जो लिखा गया है, कोई न्यूज़पेपर में आ गया है, कोई गूगल में अपडेट कर दिया है उसको, तो obtained from published या अनपब्लिश्ड सोर्स। अनपब्लिश मतलब उसको पब्लिश नहीं किया गया, बस लिख के रख दिए हैं। कई ऐसे सीक्रेट डॉक्यूमेंटेशन होता है जिसको पब्लिश नहीं करते हैं, बस वो कलेक्ट करके रख दिया जाता है, तो उससे भी अगर हम लोग चेक करके लिख रहे हैं तो वो भी हमारा सेकेंडरी डाटा आएगा, क्योंकि हम उसको जाके कलेक्ट नहीं किए हैं, कोई दूसरा बंदा कलेक्ट करके रखा था, बस पब्लिश नहीं किया था, तो हम जाके उससे चीटिंग करके लिख लिए नंबर। द डाटा विच इज़ नॉट डायरेक्टली कलेक्टेड बट रैदर ऑब्टेन्ड फ्रॉम पब्लिश्ड, पब्लिश मतलब जो पब्लिश हो चुका है, अनपब्लिश मतलब पब्लिश नहीं हुआ, उसको बस रिकॉर्ड कलेक्ट किए थे और बस वो रखा हुआ है। कोई जैसे सीक्रेट डाटा होता है जिसको रखे रहते हैं, उसको पब्लिश नहीं करते हैं। सेकेंड पॉइंट लिखो, इट इज़ ऑल्सो नोन एज सेकेंड हैंड डाटा। इसको सेकेंड हैंड डाटा क्यों बोल रहे हैं, कोई आइडिया? क्योंकि पहला पर्सन कोई और था, वो कलेक्ट किया, हम तो बस उसका जो भी कलेक्शन है उसको चोरी करके लिख ले रहे हैं, चीटिंग टाइप कर रहे हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज सेकेंड हैंड डाटा। तो प्राइमरी डाटा मतलब जिसको ओरिजिनली हम कलेक्ट कर रहे हैं, सेकेंडरी डाटा मतलब जो पहले से कलेक्ट हुआ है, हम खुद नहीं गए उसको कलेक्ट करने, या तो वो पब्लिश हो चुका है या तो वो अनपब्लिश्ड है, इसको सेकेंड हैंड डाटा भी बोला जाता है। अब क्वेश्चन करके लिखो, डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा। डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा, वही 3 कॉलम बनेगा। सबसे पहला बेसिस, दूसरा प्राइमरी डाटा, तीसरा सेकेंडरी डाटा। इसके ऊपर भी क्वेश्चन कई बार आया है।
बस बेसिस याद कर लो, बेसिस याद हो जाएगा तो अंदर का कंटेंट याद रहेगा। बेसिस नहीं याद रहेगा तो एग्जाम में हाफ मार्क्स उसका कटेगा और अंदर का पॉइंट्स 1 भी याद नहीं आएगा। डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा, 3 कॉलम बनेगा। सबसे पहला बेसिस, फिर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी। बेसिस, प्राइमरी और सेकेंडरी। सबसे पहला बेसिस लिखो, ओरिजिनलिटी। लिखो लिखो जल्दी, बताओ कौन सा डाटा ओरिजिनल रहेगा, प्राइमरी या सेकेंडरी? प्राइमरी, क्योंकि हम खुद जाके पहली बार उसको कलेक्ट कर रहे हैं। लिखो, प्राइमरी डाटा आर ओरिजिनल बिकॉज दे आर कलेक्टेड बाई इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ। अब बार बार प्राइमरी डाटा पूरा लिखने की जगह पीडी लिख सकते हो, प्राइमरी डाटा, बट उसको बाद में पार्टनरशिप डीड मत पढ़ लेना। तो प्राइमरी डाटा आर ओरिजिनल बिकॉज दे आर कलेक्टेड बाई इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ। इन्वेस्टिगेटर खुद जाके वो डाटा कलेक्ट कर रहा है तो ओरिजिनल ही होगा। प्राइमरी डाटा आर ओरिजिनल बिकॉज दे आर कलेक्टेड बाई इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ। दूसरा लिखो, आर नॉट ओरिजिनल। आर नॉट ओरिजिनल because investigator makes use of the data collected by other agencies। ये ओरिजिनल नहीं होगा क्योंकि हम खुद जाके कलेक्ट नहीं कर रहे हैं, वो कोई थर्ड पर्सन कभी ना कभी कलेक्ट किया था होगा और वो डाटा हम छाप ले रहे हैं। आर नॉट ओरिजिनल सिंस इन्वेस्टिगेटर मेक्स यूज ऑफ डाटा कलेक्टेड बाई अदर एजेंसीज। यहाँ पे इन्वेस्टिगेटर खुद गया था तो डाटा अच्छा रहेगा, वहाँ पे वो कोई दूसरा एजेंसी का डाटा बस छाप ले रहा है तो डाटा में गड़बड़ होने का चांसेस है। आर नॉट ओरिजिनल बिकॉज इन्वेस्टिगेटर मेक यूज ऑफ डाटा कलेक्टेड बाई अदर एजेंसीज। अगला लिखो, टाइम फैक्टर। बताओ टाइम कम किस में लगेगा, प्राइमरी डाटा या सेकेंडरी डाटा? सेकेंडरी। सर्च किए, तुरंत डाटा आ गया, उसको छाप लिए। जबकि प्राइमरी डाटा में उधर तक जाओ, उधर खाओ पियो रहो, बहुत समय लगेगा डाटा कलेक्ट करने में। तो सेकेंड लिखो। लॉन्गर टाइम पीरियड, लॉन्गर टाइम पीरियड, और यहाँ पे रिक्वायर्स लेस टाइम। लॉन्गर टाइम पीरियड और ये दूसरे में रिक्वायर लेस टाइम। एक में बहुत ज़्यादा समय लगेगा क्योंकि वहाँ तक जा रहे हैं, उनके घर वालों से पूछ रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं, और दूसरे में रिक्वायर लेस टाइम, कम समय लगेगा क्योंकि बस गूगल से छाप दिए। थर्ड, कॉस्ट फैक्टर। किस में पैसा ज़्यादा लगेगा, प्राइमरी डाटा में, जाना खाना रहना सब खर्चा। तो इसमें लिखो कॉस्टलियर, या दूसरा बोल सकते हो क्या, और कुछ अच्छा रहेगा क्या? ठीक है, कॉस्टलियर ही लिख लो। कॉस्टलियर बहुत ज़्यादा खर्चीला है ये। दूसरे में लिखो चीप या लेस कॉस्टली। चीप का मतलब बहुत थर्ड क्लास नहीं होता है, चीप का मतलब होता है जो उतना खर्चीला नहीं है, सस्ते में निपट जाए। तो चीप और लेस कॉस्टली कुछ भी चल जाएगा। अगला फोर्थ, रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी मतलब विश्वास करने योग्य। किस में ज़्यादा विश्वास कर सकते हैं, प्राइमरी डाटा, खुद जाके कलेक्ट कर रहे हैं। इसमें लिखो मोर रिलायबल और यहाँ लिखो लेस रिलायबल। मोर रिलायबल क्योंकि उसमें ज़्यादा विश्वास कर सकते हैं, वो हम खुद जाकर जो पर्सन से पूछना है उससे पूछ रहे हैं, उसके फैमिली मेम्बर से पूछ रहे हैं। जबकि सेकेंडरी वाले में उनके फैमिली मेम्बर से नहीं, मतलब कोई पहले डाटा कलेक्ट कर लिया और फिर हम दूसरे बार उससे जो डाटा कलेक्टेड है उसी से जाके लिख के आ जा रहे हैं। तो अब वो पहला पर्सन कौन सा मेथड लगाया था और सही से डाटा कलेक्ट किया था नहीं किया था, कोई गारंटी नहीं है। फिर फिफ्थ लिख लो प्रिकॉशन। किस में ध्यान देना पड़ेगा, तो प्राइमरी में ध्यान देने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम खुद ही जा रहे हैं। नो ग्रेट नीड फॉर प्रिकॉशंस। दूसरे में सेकेंडरी में हमें ध्यान देना पड़ेगा।
यूज्ड विद ग्रेट केयर एंड कॉशन, क्योंकि हमें नहीं पता ना कौन सा पर्सन वो सही डाटा लिया नहीं लिया, वो सबसे पूछा या कुछ ही लोगों से पूछा, तो इसीलिए इसमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा और डाटा सही भी है कि नहीं। लेकिन जब हम खुद ही जा रहे हैं कलेक्ट करने तो हम अपने माइंड में क्लियर है किससे क्या सवाल पूछना है, क्या जवाब देना है। तो प्रिकॉशन प्राइमरी डाटा में कोई प्रिकॉशन वगैरह फॉलो करने का नीड नहीं है। सेकेंडरी डाटा में बहुत केयर वगैरह लेना पड़ता है, करना पड़ता है, कॉशन से देखना पड़ता है कि सब सही है कि नहीं। बस इतना ही काफ़ी है इसमें डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी और सेकेंडरी। नो ग्रेट नीड फॉर प्रिकॉशंस और दूसरा यूज्ड विद ग्रेट केयर एंड कॉशन। बताओ ओरिजिनलिटी कौन सा ओरिजिनल रहेगा, प्राइमरी डाटा। दूसरा उसके बाद टाइम फैक्टर किसमें कम टाइम लगेगा, सेकेंडरी डाटा। तीसरा किसमें ज़्यादा पैसा लगेगा, प्राइमरी डाटा। किसमें ज़्यादा विश्वास कर सकते हैं, प्राइमरी डाटा। रिलायबिलिटी में वो ज़्यादा रहेगा। किसमें प्रिकॉशन करने का ज़रूरत नहीं है, प्राइमरी डाटा, क्योंकि हम खुद जा रहे हैं तो हम अपने माइंड में क्लियर है क्या पूछना है क्या नहीं। क्या यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब अगले पे आ रहे हैं। लिखो, हेडिंग डालो, मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा। ऐसे ही हैशटैग करके डाल दो, फोर्थ हेडिंग के अंदर ही चल रहा है, मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा। अब हम लोग प्राइमरी डाटा समझ लिए। प्राइमरी मतलब हम खुद पूछ रहे हैं उस इंसान से, या हम पहले पर्सन है जो डाटा को कलेक्ट कर रहे हैं, तो उसके कितने तरीके हैं। और ये चैप्टर यही टॉपिक की वजह से लेंदी है, फिर एक एक मेथड का एडवांटेज पढ़ना है, एक एक मेथड का डिसएडवांटेज पढ़ना है, तो इसीलिए वो चैप्टर थोड़ा लेंदी बन जाता है। मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा मतलब अगर पहली बार डाटा कलेक्ट कर रहे हो तो उसके क्या क्या मेथड है। पहला, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन इसका क्या मतलब, कोई बंदा अगर पानी में डूब रहा है तो हम उसके सामने माइक रख के पूछ रहे हैं बताओ आपको कैसा लग रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। मतलब उसी बंदे से पूछना है जो पानी में डूब रहा है। तो ये लिखो, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। दूसरा, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। उसके मम्मी पापा से पूछ रहे हैं कि आपका बेटा पानी में डूब रहा है तो आपको कैसा लग रहा है, तो उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। मतलब वो बंदा मौजूद नहीं है, मर गया, तो उसके घर वाले से पूछ रहे हैं। फिर तीसरा ऑप्शन है, अगर पहला दो ऑप्शन नहीं मिल रहा, वो बंदा भी मर गया, उसके घर वाले भी नहीं रहे, तो हम क्या करेंगे, आस पड़ोस के लोग से पूछेंगे कि आपका पड़ोसी डूब रहा था, आपको कैसा लग रहा था। तो इन्फॉर्मेशन फ्रॉम करस्पॉन्डेंट। करस्पॉन्डेंट मतलब उनके रिलेटेड नहीं है, बस वहाँ पे उन लोग थे तो हम उनसे पूछ लिए। इन्फॉर्मेशन फ्रॉम करस्पॉन्डेंट। फिर वो बंदा पानी में डूब रहा है तो हम उसके पास जाके नहीं पूछे, उसको कॉल करके पूछ रहे हैं कि आपको कैसा लग रहा है, तो उसको बोलते हैं टेलीफोनिक इंटरव्यू। वो कॉल नहीं उठा रहा है तो उसको ईमेल किए हैं, उसको बोलते हैं मेल्ड क्वेश्चनियर मेथड। उसको मेल कर दिए कि तुम कॉल नहीं उठा रहे हो तो मेल का जवाब दे देना, मेल्ड क्वेश्चनियर मेथड। और लास्ट है क्वेश्चनियर फिल्ड बाय एन्यूमरेटर। मतलब उसके सामने एक बंदे को टिक द करेक्ट आंसर टाइप बैठा देते हैं, पूछते रहेगा कि आप कितने साल के हो तो बताएगा, तो यहाँ टिक करते रहेगा दूसरा। तो ऐसे टोटल 6 मेथड होते हैं जब हम पहली बार जाके फर्स्ट टाइम वो डाटा कलेक्ट करते हैं। तो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मतलब उस बंदे से पूछना है जो पानी में डूब रहा है कि सर आपको कैसा लग रहा है। इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन में किससे पूछ रहे हैं, उसके मम्मी पापा से पूछ रहे हैं कि आपका बेटा डूब रहा था, आपको कैसा लगा। तीसरा, मम्मी पापा भी प्रेजेंट नहीं है तो हम आस पड़ोस के लोग से पूछ ले रहे हैं कि आपका पड़ोसी डूब रहा था, आपको कैसा लगा। उसके बाद उसको कॉल करके पूछ रहे हैं कि सर बताओ आपका फीलिंग कैसा लग रहा है। कॉल नहीं उठा रहा है तो उसको मेल कर दे रहे हैं कि मेल कर दिए, बता देना, टिक करके भेज देना कैसा लग रहा है। अगर वो मेल का जवाब नहीं दे पा रहा तो सामने हम एक बंदे को बैठा दिए हैं, वो ऐसा टिक द करेक्ट आंसर करते जाएगा उससे पूछ के। तो ऐसा टोटल 6 मेथड है और आगे पूरा यही मेथड पढ़ेंगे, इसके एक एक के एडवांटेज, एक एक के डिसएडवांटेज। ब्रेक से पहले एक मेथड लिख लेते हैं। पहला हेडिंग डालो, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। इसमें हम लोग किससे पूछ रहे हैं, जो बंदा डूब रहा था उसी से पूछ रहे हैं कि आपको बताओ आपको कैसा लग रहा था। कई बार ऐसा होता है ना, जैसे मान लो पिछले साल वो एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हुआ था, याद है, उसमें से एक बंदा बच गया था, तो उससे अगर पूछें तो वही यही है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। मतलब जो भुगता है, जो उस सिनेरियो में था और उससे जब पूछा जाता है तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। उसके लिए वो बंदा जिंदा होना चाहिए। अब जिंदा नहीं है तो हम सेकंड मेथड ही करेंगे, फर्स्ट मेथड फिर अलाउड नहीं है। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन लिखो इसके अंदर, मेथड इन विच डाटा आर पर्सनली कलेक्टेड
मेथड इन विच डाटा आर पर्सनली कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर फ्रॉम द रिस्पोंडेंट। मतलब पर्सनली जाके ये डाटा कलेक्ट किया जा रहा है और उसी पर्सन से किया जा रहा है जो उस सिनेरियो को झेला है। मेथड इन विच डाटा आर पर्सनली कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर फ्रॉम द रिस्पोंडेंट। सेकेंड पॉइंट, अंडर दिस मेथड, ये मेथड के अंदर इन्वेस्टिगेटर स्टैब्लिश डायरेक्ट रिलेशन, मतलब वो खुद जाता है और सामने बैठ के बातचीत करता है। अंडर दिस मेथड इन्वेस्टिगेटर स्टैब्लिश डायरेक्ट रिलेशन विद द पर्सन फ्रॉम हुम इंफॉर्मेशन इज़ टू बी ऑब्टेन्ड। और ये तभी कर सकते हैं जब वो बंदा अलाइव है, जिंदा है। मर चुका है तो पहला मेथड तो अलाउड ही नहीं है। पहला क्या, आगे का भी मेथड, टेलीफोनिक इंटरव्यू नहीं हो पाएगा, उसको मेल नहीं भेज पाएंगे, एन्यूमरेटर को बैठा के टिक नहीं करा पाएंगे, तो बहुत सारा मेथड कट हो जाता है अगर वो बंदा ही नहीं बचा तो। अंडर दिस मेथड इन्वेस्टिगेटर स्टैब्लिश डायरेक्ट रिलेशन विद द पर्सन whom द इंफॉर्मेशन इज़ टू बी ऑब्टेन्ड। बताओ, जब वो पानी में डूबा हुआ इंसान से पूछ रहे हैं कि आपको बताओ कैसे लग रहा था जब आप पानी में डूब रहे थे, तो ये गाली उली दे सकता है कि नहीं? दे सकता है, बिल्कुल हार्श वर्ड, अब्यूसिव वर्ड का यूज़, कस वर्ड का यूज़ कर सकता है। तो बताओ, जो इन्वेस्टिगेटर है वो टॉलरेबल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। मतलब उसके अंदर सहन शक्ति होना चाहिए कि सामने वाला बंदा कभी भी उठ के झापड़ मार सकता है, गाली दे सकता है। तो पहले से उतना तो दिल को स्ट्रॉन्ग करके बैठना पड़ेगा। तो लिखो, इन्वेस्टिगेटर को कैसे होना चाहिए। अच्छा, क्या उससे पर्सनल क्वेश्चन पूछ सकता है? गर्लफ्रेंड का नाम, पत्नी भाग गई, कब भागी, क्या ऐसा पूछ सकते हैं? नहीं, ये सब अलाउड नहीं है। तो पहला, वो डिलिजेंट होना चाहिए, मतलब उसको पता होना चाहिए कि क्या क्वेश्चन कब पूछना है। इम्पार्शियल होना है, मतलब किसी का सपोर्ट नहीं लेना है उसको, वो बिल्कुल एक इंडिपेंडेंट मीडिया चैनल होते हुए बोलना है। ऐसे गोदी मीडिया टाइप रहेगा तो फिर वो किसी ना किसी का सपोर्ट करते रहेंगे। तो डिलिजेंट होना है, इम्पार्शियल होना है, किसी का सपोर्ट नहीं करना है, पार्शियलिटी नहीं रहना है, और टॉलरेंट होना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी बंदा कभी भी उठ के झापड़ मार सकता है, गाली दे के भाग सकता है। तो उसको सामने बैठकर उतना सहनशीलता होना चाहिए उसके अंदर। डिलिजेंट मतलब पता होना है कि कब क्या क्वेश्चन करे। ऐसा नहीं कि सब कुछ पूछ रहा है, लास्ट में पूछ रहा है आप कौन हो, आपका क्या नाम है, ऐसा नहीं करना है। पहले पूरा ए से पूछो तब जेड में पहुँचो। इम्पार्शियल होना है, मतलब किसी का भी सपोर्ट नहीं करना है, किसी का भी साइड नहीं लेना है, बिल्कुल एक इंडिपेंडेंट मीडिया के तरफ से पूछना है। और लास्ट है टॉलरेंट रहना है, क्योंकि आगे वाला बंदा कुछ भी कर सकता है। इस मेथड को बोलते हैं डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। ये सूटेबिलिटी लिख लो, फिर ब्रेक लेते हैं। सूटेबिलिटी का मतलब किन किन जगहों में ये वाला मेथड करना चाहिए। नीचे लिख लो, किन जगहों में डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। क्वेश्चन में पूछ सकता है कि डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन कब सूटेबल है, तो किन जगहों में डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। सबसे पहला, द फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज़ वेरी लार्ज। द फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज़ वेरी लार्ज। मान लो बहुत दूर में कुछ हुआ है तो हमें डाउट है कि गूगल में सर्च करेंगे वो सही डाटा मिलेगा नहीं मिलेगा, तो ऐसे चीज़ में खुद जाके कलेक्ट करना चाहिए डाटा। द फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज़ वेरी लार्ज। दूसरा, अगर हमें डाटा बहुत ओरिजिनल चाहिए, हम रिस्की नहीं ले सकते, हमें एकदम ओरिजिनल डाटा चाहिए, तो फिर खुद ही जाके कलेक्ट करना पड़ेगा। अ ग्रेटर डिग्री ऑफ ओरिजिनलिटी इज़ रिक्वायर्ड। और वो बंदा बोल रहा है कि मैं गूगल वगैरह में अपलोड नहीं करूँगा, तो हमें फिर जाके उससे पूछना पड़ेगा। कई लोग होते हैं, उन लोग अपना मूड हक के बात करते हैं, या अपना जो पर्सनालिटी है कौन है उसको पूरा सीक्रेट रखते हैं, बताते नहीं है कि वो भी थे इसमें इन्वॉल्व। तो ऐसे लोग से सामने जाके ही बात करना पड़ता है। इन्फॉर्मेशन इज़ टू बी केप्ट सीक्रेट। तो अगर ये तीन चीज़ है तो फिर हमें डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा। पहला, कि बहुत दूर में चीज़ हुआ है और वो गूगल में अपडेट नहीं हुआ है या गूगल में सही डाटा नहीं मिलेगा, तो फिर हमें खुद जाना पड़ेगा और सामने उस बंदे के रह के बात करना पड़ेगा। दूसरा, हम रिस्की नहीं ले सकते, एकदम ओरिजिनल डाटा चाहिए, तो फिर खुद जाके देखना पड़ेगा, डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा। और तीसरा, डाटा बहुत सीक्रेट है, तो सीक्रेट चीज़ गूगल में तो नहीं होगा, वो बंदे से ही पूछना पड़ेगा। इन्फॉर्मेशन इज़ टू बी केप्ट सीक्रेट। क्या सूटेबिलिटी समझ आया? सूटेबिलिटी मतलब ये मेथड कहाँ अपनाना है, कौन से जगह में बेस्ट है। तो जगह ज़्यादा बड़ा हो तब ये मेथड अपनाओ। दूसरा, डाटा एकदम ओरिजिनल चाहिए 100%, तब ये मेथड अपनाओ। और तीसरा, डाटा को बहुत सीक्रेट रखना है, तब ये मेथड अपनाओ। ठीक है, ब्रेक लेते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे।
साई को बॉन्ड आती है, एसपी को बॉन्ड